बच्चों लोग, आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब आप 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन का मोनोक्लोरेशन करते हो तो कितना आपके पास आइसोमर्स क्रिएट होगा इस प्रोसेस में। ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन को। तो 6 कार्बन का चेन होगा बच्चों लोग। अब इसमें 2 पोजीशन मान लेते हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। लेफ्ट का नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या 2 पोजीशन यहाँ हो तो यहाँ पे मिथाइल लगा दो और 5 पॉइंट में मिथाइल लगा दो। बेटर और आपको बता रहे हैं इसका बॉन्ड आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ करो, इससे क्या होगा और आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस फिगर में हम लोग डिफरेंट पोजीशन काउंट करते हैं जहाँ पे मोनोक्लोरेशन करने पे क्या होगा, आउटकम डिफरेंट आएगा। ध्यान देना, इस फिगर को हम देखते हैं तो आपके पास जो पोजीशन है उसको मैं बता रहा हूँ। ये जो पोजीशन है, ये 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 पोजीशन। तो जो 6 पोजीशन दिख रहा है ये आइडेंटिकल पोजीशन है। यहाँ पे कहीं भी आप क्लोरीन लगाओ तो सेम ही दिखेगा, यानी आपको इसको पोजीशन नंबर 1 बोलोगे तो ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा। ये सारा पोजीशन एक ही पोजीशन की तरह काउंट होगा, यानी यहाँ पे क्लोरीन कहीं भी लगेगा आउटकम एक ही आने वाला है। नेक्स्ट ध्यान देना, मोनोक्लोरेशन के केस में यहाँ जो पोजीशन है दोनों आइडेंटिकल है, तो इसको पोजीशन नंबर आप 2 बोलोगे तो ए भी 2 होगा, ए भी 2 होगा। ठीक, यहाँ 2 पोजीशन में आप क्लोरीन का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं लेफ्ट साइड में CH2Cl हम जोड़ दिए, तो फिगर आपको ऐसा दिखेगा। ठीक, तो ये फिगर एक बन गया। अब अगर हम सेकंड पोजीशन में अगर जोड़ेंगे फिगर को क्लोरीन में, क्लोरीन जोड़ने पे क्या बनेगा बच्चों लोग, तो सेकंड पॉइंट पे अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे आपका सिस्टम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब ध्यान ना, इस फिगर में ध्यान ना, ये जो पोजीशन नंबर ए है यहाँ पे जो है 4 अलग अलग ग्रुप हटा चुका है, यानी पोजीशन क्या होगा, कायरल होगा। ये पोजीशन कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल। अब कायरल कार्बन में आपको पता है इसमें डी और एल दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, इसका डी भी पॉसिबल है, इसका एल भी पॉसिबल है इस फिगर का। यानी अगर टोटल पॉसिबिलिटी काउंट करें तो इस फिगर का एक पॉसिबिलिटी, इस फिगर में एक पॉसिबिलिटी होगा जो डी होगा और एक पॉसिबिलिटी होगा जो एल होगा। इन टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, तो कोई पॉसिबिलिटी 1, सेकंड फिगर का डी सेकंड पॉसिबिलिटी, और इस फिगर का एल थर्ड पॉसिबिलिटी। तो टोटल कितना हम लोग को आइसोन मिलने वाला बच्चों लोग इस फॉर्मूले के लिए, आफ्टर मोनोक्लोरेशन ऑफ क्लोरीन तो बनेगा टोटल 3। तो बच्चों लोग एक क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको मोनोक्लोरेशन करने में क्या करना होता है पता होना चाहिए, प्लस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पता होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन पूछ के रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन होगा। तो ध्यान देंगे आप लोग, आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि आपके पास KOH है और क्या दिया हुआ, अल्कोहलिक KOH है। और अल्कोहलिक KOH जो होता है इसमें आपका यहाँ पे OH लगा दिया है। ध्यान देना, जो अल्कोहलिक KOH होता है ये बेसिकली अल्किन बनाने में हम लोग यूज करते हैं। और अल्कोहलिक KOH में बेसिकली क्या होता है, आपका जो बेस होता है वो CH3CH2O- होता है। अब इस फिगर में ध्यान देना, आपके पास जो कंपाउंड है वो इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अल्कोहलिक KOH में आपका बनना चाहिए था क्या, अल्किन बनना चाहिए था, बट ध्यान देना इसमें हम लोग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं E2। तो E2 मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए अल्किन बनने के लिए जिस पोजीशन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसका जो एडजेसेंट पोजीशन जो होगा इस पोजीशन का वो ये पोजीशन होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं। तो इस केस में
अल्किन का जो चांस है वो पॉसिबल नहीं है, यानी अल्किन इसमें बनेगा नहीं। अब अल्किन नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो इसमें आप ध्यान देना, अब एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो इसमें क्या होगा, आपका ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन, ठीक है, आपका जो ब्रोमीन होगा वो ब्रोमीन इससे रिप्लेस होगा। रिप्लेस होकर क्या बनेगा, यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस अगर आपको याद होगा, यहाँ पे एक ईथर का फॉर्मेशन होगा, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन यहाँ पे OH लगाया हुआ है ना, ये गलत होगा। अगर यहाँ पे OH लगाना होता तो यहाँ जो रिएजेंट होता है उसको हम ऐड करते एक्वस KOH, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में ईथर का फॉर्मेशन होगा। किसी किसी बुक में अल्किन भी बना के दिया हो, बट अल्किन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो अल्कोहलिक KOH है उसका मैकेनिज्म होता है E2, और E2 मैकेनिज्म के लिए आपके पास हाइड्रोजन के जस्ट एडजेसेंट वाले पोजीशन में कार्बन पे आपके पास होना चाहिए था H, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है उसमें क्या है, डॉ प्रोसेस है फिनॉल फॉर्मेशन का, जो कि एनचेड में दिया हुआ है, ये सही है। सी में क्या है, एक्वस KOH लिया हुआ है, इसमें BR को हटा के OH लगा देंगे, ये भी करेक्ट होगा। इसका बाद हाइड्रोजन क्लोरीन के पास हम क्या कर रहे हैं, फेडर का एसाइलेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो होता है ये ग्रुप जो होता है एसाइल ग्रुप, ये ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन या तो पारा पोजीशन में, तो यहाँ पे ऑर्थो बना के दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। इन सारे में इनकरेक्ट क्या होगा, चलो तो इनकरेक्ट होगा ऑप्शन आपका ए। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भी ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे ABCD में, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन प्रोड्यूस होगा, और आपको इस प्रोसेस में आपको रीअरेंजमेंट को आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक। यानी अपना रिएजेंट क्या हो सकता है, चलो अल्कोहलिक KOH, ध्यान देंगे हर कंपाउंड का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो अगर ऑप्शन ए का हम फिगर ड्रॉ करें तो आपके पास 5 कार्बन का क्या होगा, चेन होगा, ठीक। 5 में सेकेंड पोजिशन ब्रोमीन है, और थर्ड पोजिशन में क्या मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो सिंपल रखने के लिए हम H को भी दिखा नहीं रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का वैलेंसी जहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो वहाँ पे आप H को लगा सकते हो, यानी वहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसको देखेंगे तो इसमें अगर अल्किन बनने का चांस देखोगे तो फिगर में अल्किन कितना बनेगा, तो यहाँ से अगर इस फिगर में से अल्किन बनाओगे तो इसमें अल्किन का पॉसिबिलिटी एक ही दिखेगा कि अल्किन बस यहाँ बन सकता है, क्योंकि राइट वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। राइट वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन नहीं है, तो बस अल्किन यहाँ बना, तो इसमें से एक पॉसिबिलिटी मिला। सेकेंड जो बी ऑप्शन है उसका फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चों लोग। बी ऑप्शन का फिगर कैसा होगा, 1 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसका 2 पे क्या है, मिथाइल है, और ब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन पूरा करते हैं। तो यहाँ भी चूंकि हमको रिअरेंजमेंट को देखना नहीं है, यहाँ भी अगर अल्किन आप देखोगे तो अल्किन यहाँ भी एक ही बनेगा, चेक। थर्ड को देखते हैं हम लोग, चलो सी ऑप्शन को, तो 2 ब्रोमोपेंटेन है, तो सी कुछ ऐसा दिखेगा आपके पास, ब्रोमीन यहाँ है, तो इसमें ध्यान देना, इसमें जब अल्किन बनाएंगे तो अल्किन लेफ्ट में बन सकता है और अल्किन राइट में बन सकता है, यानी यहाँ पे 2 अल्किन बन सकता है, ठीक है। इसमें 2 अल्किन बनेगा। डी ऑप्शन में देखोगे 2 प्रोपेन में क्या होगा, इसमें भी एक ही अल्किन ऑप्शन में है, बनने वाला है। तो मैक्सिमम अल्किन किस में प्रोड्यूस होगा, ये होगा 2 ब्रोमोपेंटेन में, यानी ऑप्शन जो सी होगा ये आपके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन इजी था, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना था, और सारे नाम के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं हम लोग चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ब्रोमोप्रोपेन में है अगर डिफरेंट टाइप के रिएजेंट से हम अटैक करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। तो ध्यान देना, अगर हम डालेंगे अल्कोहलिक एज तो बनता है अल्कीन, यानी ए के लिए 3 होगा, और ए के लिए 3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो डायरेक्टली आप इसको टिक कर सकते हो, इससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो सकता है इस तरह के अप्रोच से। ध्यान देना, अगर आपको एक के लिए एक मैच कर रहा है और बाकी में है नहीं और आप उसमें डैम श्योर हो तो आप उसको टिक कर सकते हो। बाकी भी मैं अटेम्प्ट कर दे रहा हूँ, तो ध्यान देना,
अगर आप डालते हो KCN तो बनता है बच्चों नाइट्राइल बनता है, यानी बी के लिए क्या होगा, बी के लिए आपका 1 हो जाएगा। AgO2 डालने से बच्चों क्या बनता है आपके पास, AgO2 डालने से बनता है नाइट्रो अल्केन, यानी सी के लिए बच्चों क्या होगा 4 होगा। और CH3CO माइनस Ag प्लस डालने पे बनेगा बच्चों एस्टर बनता है, यानी डी के लिए क्या होगा 2। तो इस तरह के फास्ट अप्रोच के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने कुछ हाइलाइट्स दिया हुआ है और उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा जो प्रॉपर्टी अरेंज है वो करेक्ट है और कौन कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान देना, पहला जो स्टेटमेंट ए में जो है बॉइलिंग पॉइंट अरेंज किया गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देना डिपेंड करता है मास पे, और अगर मास सिमिलर होगा तो हम लोग फोकस करते हैं पोलरिटी एंड उसके सरफेस एरिया पे। तो ध्यान देना यहाँ पे मास चूंकि बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, चलो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट ए है सही है। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास है वॉल्यूम, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे आई तो करेक्ट है, बट ब्रोमीन वाले पार्ट को आगे निकलना चाहिए था क्लोरीन से, तो यहाँ पे बी जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाले पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देना, फिर से यहाँ पे हम क्या करें, ब्रोमीन को इंक्रीज करते जाना है, तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सी भी सही होगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है डी में यहाँ पे आई है, बी आर है, मास यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका डेंसिटी इससे आगे निकलना चाहिए था जो कि नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम इनकरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन जो ई है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देना इन सारे का मास सिमिलर है, बट क्या ब्रांचिंग हो रहा है। अगर मास सेम है और ब्रांचिंग होगा तो ब्रांचिंग करने से बच्चों लोग क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, तो सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। तो सरफेस एरिया पे आपका वैंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है, तो सरफेस एरिया डिक्रीज करे तो वैंडरवाल फोर्स भी डिक्रीज करेगा। तो उस केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो ये ध्यान देना ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता गया है, यानी ऑप्शन जो स्टेटमेंट ई है ये करेक्ट होगा। तो ए सी और ई ये करेक्ट होगा, तो आपका जो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे इसको आप सही बोल सकते हैं। ठीक है चलो, ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन जो होगा या फिर जो कॉन्सेप्ट होगा आपको इंसैट में इजीली मिल जाएगा। आपको उसको थॉरली रीड करना बच्चों लोग, और हमारे सॉल्यूशन से जुड़े रहने से आपको पता चला है कि उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है जेई में। बच्चों लोग मिलेंगे हम लोग। बच्चों लोग आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें डाला गया है सिल्वर नाइट्रेट और बोला है कितना मोल AgCl PPT बनेगा। तो ध्यान देना AgNO3 से वही सीएल निकल पाएगा जो फ्री होगा, और फ्री कौन होगा, जहां पे कैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। कैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप देखो कि कहाँ पे कैटायन स्टेबल है, तो ध्यान देंगे यहाँ का क्लोरीन आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ वाले बॉन्ड में PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ से नहीं निकलेगा। यहाँ पे सेम रीजन होगा, डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच क्लोरीन होगा फिर से इसमें PDC होगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का यहाँ से भी आप नहीं निकाल पाओगे। प्लस अगर निकालते भी हो तो कैटायन क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो क्लोरीन आप निकालोगे इसमें रेजोनेंस हो सकता है, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो इसको आप निकाल सकते हो। यहाँ का भी क्लोरीन निकालते हो तो यहाँ पे डिग्री कैटायन का क्या है 3 है, तो यहाँ पे अल्फा है जिसको स्टेबल कर देगा। ये 2 क्लोरीन आप निकाल सकते हो, तो इसमें अगर ये 2 क्लोरीन निकलेगा तो आपका AgCl का जो PPT बनेगा वो बनेगा 2 मोल, यानी इसका जो आंसर होगा चलो ये होगा 2 मोल। ठीक है, तो बच्चों लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले। चलो आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जब आप 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन को ट्रीट करते हो HCl से थ्रू कैटायन फॉर्मेशन, तो आपका नंबर पॉइंट कितना बनने वाला है, ध्यान देना। तो अगर इसमें ध्यान देना, इसमें आपका जो सील जोड़ोगे आप, ध्यान देंगे आपका सील इस पॉइंट पोजीशन पे बनने वाला होगा, जुड़ेगा। चेक, तो आपका वर्ड कुछ ऐसा बनेगा CH3CHCl, और यहाँ पे सील पहले से था और ये बन गया CH3। ठीक है, और सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अगर हम H+ जोड़ के कैटायन बना रहे हैं तो इस तरह का कैटायन क्रिएट होता है।
तो यहाँ का जो H आपको दिख रहा है, ये H यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है और कटायन जो है वो क्लोरीन के पास शिफ्ट हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? तो क्योंकि क्लोरीन के पास क्या बच्चों, लोन पेयर है। जो लोन पेयर है उसको क्या करेगा, स्टेबल कर सकता है कटायन को, इसलिए ऐसा होगा। यहाँ के बाद जब आप सीएल जोड़ोगे तो आपका पॉड कुछ ऐसा बनेगा बच्चों लोग, CH3 CH2 और यहाँ वाले कार्बन पे 2 क्लोरीन जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों लोग, ध्यान देंगे। इन पॉसिबिलिटी को देखोगे तो यहाँ से आपके पास एक पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ जो फिगर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फिगर में आपके पास 2 कायरल सेंटर है। ठीक है, जब 2 कायरल सेंटर होता है तो उसमें अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी काउंट कर ले तो टोटल आइसोमर 4 बनता है। पर ध्यान देना, यहाँ पर दोनों कायरल सेंटर क्या है, सिमेट्रिकल टाइप का है। तो सिमेट्रिकल कायरल सेंटर में क्या होता है बच्चों लोग, आपका एक मेजर कंपाउंड फॉर्म करता है, इसलिए इसमें जो है टोटल नंबर इसमें 3 बनेगा और यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, तो 3 प्लस 1 मिलके कितना होगा, चलो 4 होगा। तो इसमें टोटल पॉसिबिलिटी 4 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्टिकल आइसोमर अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। और इतने डीप में ऑप्टिकल आइसोमर का टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको बाहर के रिसोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कौन कौन सा जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट जो है वो है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ABCD है, उसमें बोला है कि कोई कौन कौन सा करेक्ट है। ध्यान देना, जो ए में है SN2 का रेट पूछा है, यहाँ पे प्राइमरी है और यहाँ पे 3 डिग्री है। तो आपको पता है कि SN2 हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ जो रेट का जो ऑर्डर है सही है। सेकेंड वाले बी में आपका SN1 लिखा हुआ है और आपको पता है कि SN1 कटायन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पे कटायन क्या स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इसलिए बेटर होगा ये कंपाउंड। यानी यहाँ पे जो ऑर्डर है ये भी ऑर्डर क्या है, सही है। चेक। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए रिंग में डेंसिटी होना चाहिए। तो अगर आपके पास -M ग्रुप जुड़ा रहेगा तो डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा तो रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो ध्यान देना, इस रिंग में -M ग्रुप जुड़ा हुआ है, डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो रेट क्या हो जाएगा बच्चों लोग, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है क्लोरोबेंजीन वाले पार्ट में ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा एज कम्पेयर टू अगर उसमें नाइट्रो को हम जोड़ दे पारा पोजिशन पे। तो यहाँ भी आपका जो है वो करेक्ट है। डी वाले में क्या दिया हुआ, चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि अगर सिस्टम में -M ग्रुप आप डालोगे तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के लिए तभी हम कर पाएंगे जब आप बेंजीन की डेंसिटी को विड्रॉ करो। और बेंजीन का डेंसिटी विड्रॉ कब होगा, जब उसमें आप -M ग्रुप ऐड करोगे। तो ध्यान देना, नाइट्रो ग्रुप जो है -M है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये करेगा क्या, ये ब्रोमीन वाले पॉइंट से आपका डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो इस पॉइंट पे जो है आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा बच्चों लोग, आसान हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी ये भी जो है ये भी करेक्ट है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे नीचे में तो ये सारा जो है ABCD जो स्टेटमेंट था ये सारा करेक्ट है, यानी आपका सही सॉल्यूशन होगा ये वाला। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रीजन और लॉजिक को समझने के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, आपको सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि किस सिस्टम में आपका लोएस्ट रेट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, आपको बताया जा चुका है कि बेंजीनिंग जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करता है, ब्लॉक करता है। क्यों ब्लॉक करता है, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। तो अगर हमको रेट को बढ़ाना होगा तो डेंसिटी इससे विड्रॉ करना पड़ेगा। तो -M ग्रुप हम अटैच करेंगे तो रेट फास्ट होगा। तो ध्यान देना, पहले वाले में 2 -M ग्रुप अटैच है, नाइट्रो ग्रुप -M होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। सी वाले ऑप्शन में भी मेटा पे, सी वाले में कहाँ पे चलो अटैच है, पारा पोजिशन पे अटैच है नाइट्रो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी देखो बच्चों लोग, बी में मेटा पोजिशन में नाइट्रो है। तो इस केस में होता क्या है कि नाइट्रो जो है इसका जो -M पावर है इस क्लोरीन के लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, -M पावर तभी वर्क करेगा जब वो ग्रुप उसके ऑर्थन पारा पोजिशन पर रहेगा। तो यानी
मेटा नाइट्रो वाले जो है ऑप्शन में आपका रेट सबसे स्लो होगा, क्योंकि इस केस में जो नाइट्रो का माइनस में पावर है क्लोरीन की इस पोजीशन पे पहुंच नहीं पाएगा और वहां से डेंसिटी को डिक्रीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा, सबसे स्लो होगा। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल जो फेरॉन का होगा। तो ध्यान ना, फेरॉन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन दोनों होना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन जो सी है, सी होगा करेक्ट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये बेसिकली फेरॉन्स का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अल्काइल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस स्लो होता है, यानी वाटर से जब रिएक्शन करते हैं तो स्लो होता है। बट इसी रिएक्शन को अगर हम करेंगे NaI के प्रेजेंस में तो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो ध्यान देना, जो NaI है इसमें से I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करता है, ये R पे अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। ठीक, इसलिए क्या होता है, आपका जो वाटर का रिएक्शन है वो क्या होता है, इसमें फास्ट हो जाता है। तो अगर आप रीजन को देखो तो रीजन में सेम चीज लिखा हुआ है कि I इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा, आपका जो I है पहले अटैक करेगा Cl को और I आ जाएगा, और I चूंकि अच्छा लिविंग ग्रुप भी है तो अगर इसमें आप वाटर से अटैक करवाओगे तो इजीली क्या होगा, इजीली ये लीव भी कर जाएगा। ठीक है, यानी आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली क्या कर रहा है, चलो एक्सप्लेन कर दे रहा है। यानी आपका जो ऑप्शन डी है वो इसके लिए सही होगा। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किस केस में एजी नाइट्रेट को इन सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे तो पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। तो ध्यान देना, पीपीटी बनने के लिए क्या होगा बच्चों लोग, इसमें एजीबीआर बनना चाहिए, और एजीबीआर का बच्चों लोग होता है हेलो पीपीटी। तो जिस केस में ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इजीली किस केस में नहीं निकलेगा वो ध्यान देना। तो ध्यान दोगे, पहले वाले केस में ब्रोमीन बहुत इजी निकलेगा क्योंकि यहाँ पे कटायन क्या है, स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। यहाँ पे भी कटायन बन सकता है, क्यों बच्चों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होकर स्टेबिलिटी बढ़ सकता है इसका। ठीक, इस डी वाले ऑप्शन में भी क्या है कि कटायन अगर यहाँ बना तो ब्रोमीन निकाल करके तो स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रोमीन निकलेगा और आपका पीपीटी फॉर्म कर सकता है। डी सी, जो ऑप्शन सी दिख रहा है आपको बच्चों, सी में क्या है कि आपका जो ब्रोमीन है डायरेक्टली लिंक है डबल बॉन्ड से। तो इसमें क्या होता है, ब्रोमीन के लोन पर और इस डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के कारण क्या होता है बच्चों लोग, इसमें एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो बिल्ड होगा तो बच्चों लोग क्या होगा, इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा नहीं। इनफैक्ट अगर बॉन्ड तोड़ते भी हो, यहाँ जो कटायन बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड के ऊपर जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये बनना बहुत मुश्किल है। यहाँ से ब्रोमीन जो है इजीली नहीं निकलेगा, इसलिए ये जो कंपाउंड सी में जो लिखा हुआ है इसमें से आप एजी बेयर का जो पीपीटी है उसको आप नहीं बना सकते हो। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बच्चों लोग, ये होगा ऑप्शन सी। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो। बच्चों लोग, आपके सामने जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट फेरॉन्स। तो ध्यान देना, फेरॉन्स बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स होता है जिसमें आपके पास क्या होता है, क्लोरीन इन फ्लोरीन अटैच होता है, यानी बेसिकली ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होता है। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा बच्चों लोग, ये इसके लिए करेक्ट होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों लोग, ये आपके एनसीईआरटी फैक्ट बेस्ड है, आपको बस कंपाउंड को स्टडी कर लेना है, उसके बेसिस पे इस ऑप्शन को टिक करना बहुत आसान था। ठीक है, तो बच्चों लोग हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, आपके सामने जेई का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला असर्शन दिया हुआ है कि आपके पास 3 कंपाउंड एमएसी है और उस पर एसिडिटी का ऑर्डर दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। एसिडिटी चेक करने के लिए सिंपली क्या करना होता है, जहाँ पे भी एच है एसिडिक उसको निकाल के आप आयन ला दो, और जहाँ पे आयन ज़्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे Cl का माइनस आई है जो कि आयन को स्टेबल करेगा। यहाँ पे आप नेगेटिव बनाओ तो यहाँ पे F का माइनस आई जो उसको स्टेबल करेगा, और यहाँ पे आप नेगेटिव बनाओगे तो यहाँ पे CH3 का प्लस है जो उसको अनस्टेबल करेगा। यानी सबसे लेस एसिडिक होने वाला है सी। ठीक है,
अब ये और भी ध्यान देना, आपको ऑल दो फ्लोरीन का माइनस पावर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बट चूंकि क्लोरीन बहुत पास में है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम आई इफेक्ट का बात करते हैं तो मेन प्रायोरिटी फैक्टर होता है डिस्टेंस। तो जो जितना पास में होगा उसका माइनस पावर क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। इस पर क्लोरीन का माइनस पावर चूंकि डिस्टेंस बहुत पास में है तो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट डालेगा, यानी ऑप्शन जो ए होगा, कंपाउंड ए इज मोर एसिडिक देन बी। तो इसका मतलब आपका ऑर्डर चलेगा ए बी सी, यानी आपका असर्शन क्या होगा बच्चों लोग, सही होगा। ठीक है, अब रीजन में क्या बोला हुआ है, तो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप। तो ये स्टेट रीजन सही है, बट इस रीजन से हम लोग इस असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फैक्टर के बारे में मेंशन करना चाहिए। तो आपका असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, वो चलो इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हम लोग अगले क्वेश्चन। तो चलो ध्यान देंगे, आपके पास कंपाउंड दिया है 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड react with C2H5O minus and give A, whereas on reaction with C2H5OH it give B. Check the mechanism followed in this reaction in the port A and B आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड का। ध्यान देना चलो, अगर इसमें डालेंगे हम लोग CH3 CH2 O माइनस डालेंगे तो यहाँ पे होगा SN2, और SN2 तरीके से होके ये ऐसा बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 O CH2 CH3, तो एक ईथर बनेगा इस तरीके से। और इसी में अगर हम बच्चों डालते हैं अगर इथाइल अल्कोहल यानी CH3 CH2OH, इसे मैकेनिज्म मूव करता है थ्रू SN1, यानी पहले क्या होगा, चलो पहले आपका कडायन बनेगा, तो कडायन आपका कुछ ऐसा बनने वाला होगा CH3, और कडायन बनते ही हम लोग जानते हैं चलो अगला स्टेप क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का H जो होगा वो इधर मूव कर जाएगा, तो आपका कडायन कहाँ जाए बच्चों लोग, तो बीच में आ जाएगा, क्योंकि कडायन बीच में आने पे क्या होगा बच्चों लोग, स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ चुका होगा। अब इसमें आप अटैक करोगे आपके इथाइल अल्कोहल को, यानी इथानॉल को अटैक करोगे तो एलोन पे से अटैक होगा और इस पोजीशन पे ईथर का फॉर्मेशन करेगा, यानी आपका ईथर इस केस में कैसा बने वाला बच्चों, तो ईथर ऐसा बनेगा। अब ध्यान देंगे, तो पहला प्रोसेस क्या बच्चों लोग SN2 है, और सेकंड प्रोसेस क्या बच्चों लोग SN1 है। तो ध्यान देंगे SN2 SN1 बस आप पहचान लेते हैं ना कि SN2 होगा पहला, सेकंड होगा SN2। ठीक है, पहला SN2 सेकंड SN1, अगर आप इतना ही पहचान लेते तो भी आप ऑप्शन को टिक करते, क्योंकि ऐसा ऑप्शन आपके पास जो है एक ही है, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जो फर्स्ट कंपाउंड आपका बन रहा है आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर है, और सेकंड कंपाउंड जो बन रहा है चलो ये है टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलो आपके सामने जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपको डाइक्लोरोबेंजीन्स के आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट को अरेंज करना है। ध्यान देना, जब भी बात करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट में पहला फैक्टर जो आपको देखना होता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग अच्छा कहाँ हो रहा है, और पैकिंग के बाद हम लोग अलग फैक्टर देखेंगे पोलैरिटी। आपको पता है कि जो पारा आइसोमर्स होता है उसका पैकिंग क्या होता है, बेस्ट होता है। तो पारा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। और बात करते हैं ऑर्थो एंड मेटा का, तो उससे पैकिंग वाला जो फैक्टर है उसको हटा दो, कि दोनों में अच्छा पैकिंग नहीं है, तो हम मूव करेंगे किसमें, पोलैरिटी फैक्टर में। उदाहरण लेंगे, क्योंकि ऑर्थो वाले में क्लोरीन के बीच का एंगल क्या होगा, 60 होगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो अच्छे से एड अप होगा एज कम्पेयर टू मेटा वाले में, जहाँ पे एंगल 120 होगा।
जो वेक्टर एडिशन होगा एंगल 60 पे क्या होगा, वेक्टर बेटर होगा, इसका पोलरिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। इस फैक्टर के कारण मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर में और तो वाला जो आइसोमर है वो मेटल से आगे निकल जाएगा और सबसे आगे निकलेगा पारा वाला। ठीक, अगर इसका वैल्यू भी अगर देखोगे बच्चे लोग तो इनसाइड में इसका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये होता है T23 केल्विन। ठीक है बच्चे लोग, ये होता है 256 और ये होता है 249। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन और इसके अलावा के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ लेना अच्छे से। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले। बच्चे लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में 4 कंपाउंड दिया हुआ है ABCD और हर में 2-2 ब्रोमीन अटैच किया हुआ है और ब्रोमीन के पोजीशन को मार्क कर दिया गया है स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि हर कंपाउंड में जो 2 ब्रोमीन है तो किस पोजीशन से आपका SN1 EG होगा। सिंपलेस्ट आपको पता है कि जब भी हम SN1 बोलेंगे तो मेरा दिमाग कहाँ क्लिक करना चाहिए, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में। कार्बोकेटाइन जहाँ स्टेबल होगा वहाँ पर रेट क्या होगा, फास्ट होगा। हम लोग देखते हैं तो आपका जो कंपाउंड A है उसको कैटायन यहाँ स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो A के लिए इस ब्रोमीन का बात करेंगे जिसका सफिक्स लिखा हुआ है स्मॉल a। तो A के लिए स्मॉल a कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ दिखा और यहाँ दिखा। अगला हम देखते हैं C पे, तो C पे देखोगे ये पॉइंट ब्रिजेड पॉइंट है, यहाँ पे कैटायन हाईली अनस्टेबल होता है। इस केस में कैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी यहाँ बनना फिजिबल है। तो C के लिए जो होगा जिस ब्रोमीन को हम हटाएंगे वो होगा स्मॉल b, सफिक्स उसके पास लिखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो इसके बेसिस पे हम लोग ऑप्शन C को बोल सकते हैं करेक्ट। चेक, अगर आप B और D को देखना भी चाहते हो ध्यान देना, B में आपका I अगर यहाँ से रिमूव होगा इस पॉइंट से तो यहाँ कैटायन में रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए B वाले में जो होगा वो इस पॉइंट को चूज करोगे। और जो D है, D में इस ब्रोमीन को रिप्लेस हटाओगे तो यहाँ कैटायन में क्या 3 डिग्री है, स्टेबल होगा और अल्फा एच इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए D में भी क्या होगा, उस ब्रोमीन के आगे सफिक्स लगा हुआ है A, यानी ये सारा चीज मैच कहाँ से करे बच्चों लोग, B के लिए भी A जो सफिक्स है I के साथ और D में भी ब्रोमीन के साथ A वाला सफिक्स वाला चूज करेंगे। तो आपका जो सॉल्यूशन होने वाला बच्चों लोग ये होगा C। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि गिवन रिएक्टेंट में आपको SN1 रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है और रेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ध्यान देना, SN1 रिएक्शन में कैटायन फॉर्मेशन होता है, तो कैटायन फॉर्मेशन होगा बच्चों लोग, तो ध्यान देना कैटायन जितना स्टेबल होगा उतना रेट फास्ट होगा। तो ध्यान देंगे इन सब केसेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन क्या होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इस पे, क्यों, क्योंकि OMe प्लसम ग्रुप है, प्लसम ग्रुप कैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और सबसे अनस्टेबल होने वाला है नाइट्रो पे, माइनस ग्रुप है जो कैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा B में और सबसे स्लोएस्ट होगा A में। ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन B, तो आपका ऑप्शन जो B होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगर हम कंपेयर करें C और D में, तो क्लोरीन जो होता है वो नेट विड्रॉइंग होता है। ठीक है, क्लोरीन प्लसन ग्रुप है बट इसका माइनस एज पावर जो है वो प्लसन पे भारी पड़ जाता है। तो क्लोरीन जो ग्रुप होता है नेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इसलिए नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है प्लसन में, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह करता है क्योंकि इसका माइनस एज पावर प्लसन से ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए C का जो रेट होगा D से पीछे चला जाएगा, इसलिए मैंने ऑप्शन B मारा है। ठीक बच्चों लोग, इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलोजेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन विद एक्वस NOH। तो ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक का इन बेंजीनिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका अटैक को बेंजीनिंग क्या करता है, ब्लॉक करता है, यानी क्योंकि यहाँ का जो क्लाउड है उसको रिपेल करेगा, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है रिंग में क्या होता है, बहुत लेस होता है। अब हमको उसको रेट के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, तो अगर हमको न्यूक्लियोफाइल के रेट को बढ़ाना है तो रिंग के डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -M ग्रुप अटैच करके हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं।
तो जितना ज़्यादा माइनस एम ग्रुप आपके पास अटैच होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, तो आपके पास नाइट्रो माइनस एम ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक नाइट्रो है, यहाँ पे 3 नाइट्रो है। ठीक है, और यहाँ पे तीनों नाइट्रो ग्रुप माइनस एम की तरफ होता है। तो जितना माइनस एम ज़्यादा अटैच करेंगे उतना रेट क्या होगा, फास्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो सबसे फास्ट होगा डी में, डी के बाद क्या होगा, जो बी में, और बी के बाद में ए में होगा, और लास्ट में होगा सी में। सी में क्यों, सी में प्लस एम ग्रुप है जो रिंग के डेंसिटी को फर्दर बढ़ा देगा और न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन क्या होगा, चलो तो होगा डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए, देन सी, यानी इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलो, आपके सामने जेईई का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन बेसिकली आपको मैच करना है कि कौन सा न्यूमरेशन से कौन सा रेशन मैच करेगा। ध्यान देना, ये जो पहला न्यूमरेशन है बहुत सिंपल है। क्या बच्चों लोग, इसमें होगा वुर्चपेटिक, यानी ए से 2 मैच करेगा। अब ध्यान देना, ऑप्शंस पे ए में 2 कहाँ का है, 2 है बी एंड डी में। ठीक, नेक्स्ट सेशन जो न्यूमरेशन बच्चों ये है आपका फिटिक रिएक्शन है, यानी बी से 1 मैच करेगा, तो बी और डी दोनों में 1 है आपके पास। तो थर्ड न्यूमरेशन होगा बच्चों लोग, चूंकि इसमें क्या है Cu2Cl2 है, तो क्या होता है बच्चों लोग, होता है सैनमे रिएक्शन, यानी सी से आपका 4 मैच करेगा, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों लोग, अगर हम लोग डी को भी देख लेते हैं, डी में क्या था, क्लोरीन रिप्लेस हो रहा आइस से, ये आपका रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन। ठीक है, तो डी के लिए क्या होगा, और ठीक बच्चों लोग, ये था आपका सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलो, आपके सामने जेईई का क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला गया इसमें कि क्लोरोबेंजीन का अगर हम करते हैं फेरक्लॉक एसाइलेशन तो आपका मेजर पोर्ट क्या फॉर्म करेगा। तो ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन एक प्लस एम ग्रुप है, डेंसिटी को इनहेंस करता है ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे। इसका हम एसाइलेशन करेंगे, इसमें जो असाइल ग्रुप है वो आप ऐड कहाँ करोगे, ऐड करोगे ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे। अब ऑर्थो पे चूंकि हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, अगर हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ये होगा माइनर, और मेजर पोर्ट कौन सा होगा बच्चे लोग, तो हो गए पारा पोजिशन पे। ये हो गया पारा पोजिशन पे, होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। अगर इन सबको देखोगे तो ऑप्शन जो बी है, बी होगा करेक्ट। बच्चे लोग, इसका सॉल्यूशन यानी होगा ऑप्शन बी। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चलते हैं अगले। बच्चे लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपका रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं एनहाइड्रस एनसीएल के साथ। तो बोला है आपका पोर्ट क्या फॉर्म करेगा, आपका पोर्ट क्या बच्चे लोग क्या फॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसके लिए आपका रिएक्शन से लिंक क्वेश्चन। आपका जो एल सेंटर ये क्या करेगा, ये क्लोरीन खींचेगा और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों लोग, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, यहाँ से क्लोरीन आप निकाल दोगे और आपका पॉजिटिव इस पॉइंट पे क्रिएट होगा। अभी पॉजिटिव जो है यानी मूव करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, ये बेंजीन पे अटैक करना चाहेगा। तो बेंजीन में 2 ग्रुप अटैच है, एक है ओएमई जो कि प्लस एम ग्रुप है, और एक है नाइट्रो जो कि माइनस एम ग्रुप है। तो आपका जो प्रोफाइल का जो ओरिएंटेशन होगा डिसाइड करेगा प्लस एम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग ग्रुप है, प्रोफाइल ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा। इस प्लस एम वाले ग्रुप के ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो ऑर्थो में क्या होता है, हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो बेटर क्या करेंगे हम लोग, पारा पोजीशन को चूज करें, इस पोजीशन को चूज करें। तो ये जो पॉइंट है, यानी इसको मैं 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 4 5 6, तो 6 1 से लिंक हो जाए। आपका जो पोर्ट बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 पार्ट में मिथाइल है तो उसको मिटा देते हैं मिथाइल।
तो यहाँ पर OCH3 हाइट को, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन में से कौन सा इसमें करेक्ट होगा, तो आपका जो ऑप्शन जो ए है, ए में मैथ्स में करा ये आपको मिथाइल यहाँ पे है, जबकि मिथाइल यहाँ पे पोजीशन 1 पे है। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है, डी आपके साथ क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन दिया हुआ है। अब ध्यान देना आप लोग, इसके बेसिस पे नीचे कुछ ऑप्शन है जिसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। पहले वाला जो रिएक्शन दे रहा है इसमें OMe है जो तो प्लसन ग्रुप है। प्लसन ग्रुप क्या करता है, इस पोजीशन में कटायन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। इससे क्या होता है, यहाँ पर कटायन फॉर्मेशन में हेल्प होगा। ये जो प्रोसेस है SN1 के थ्रू निकल सकता है, और SN1 का ऑर्डर कितना होता है, चलो ऑर्डर होता है 1। नीचे वाले क्वेश्चन में आपका नाइट्रो ग्रुप है जो कि -M है, जो कि यहाँ पे जो पॉजिटिव बनेगा इसको अनस्टेबल करेगा। यहाँ पे कटायन फॉर्मेशन क्या होगा, चलो डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ पे प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे SN2 का मतलब क्या है बच्चों लोग, यानी यहाँ पे कटायन फॉर्म नहीं होगा और आपका क्लोरीन को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा थ्रू SN2 प्रोसेस। इसका ऑर्डर कितना होता है बच्चों, इसका ऑर्डर होता है 2। अब देखोगे गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। रिएक्शन 1 फर्स्ट ऑर्डर होगा क्योंकि SN1 के थ्रू हुआ है, और रिएक्शन 2 सेकेंड ऑर्डर होगा क्योंकि ये SN2 हो रहा है। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बच्चों लोग, आपके सामने जेईई का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपके पास 4 कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है और बोला हुआ है कि किस पे क्लोरीन का आइटम सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो पहला जो क्लोरल है तो कुछ ऐसा होता है बच्चे लोग, इसमें कितना क्लोरीन एटम है, चलो इसमें 3 एटम मिल जाएगा हमारे को। तो इसमें 3 एटम है। एक क्लोरोपिक्रीन, जानो ना क्लोरोपिक्रीन का फिगर कैसा होता है, तो ये फिगर ऐसा होगा, सेल 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 लाइट को, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों लोग क्लोरोपिक्रीन का फिगर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, इसमें भी कितना एटम होगा, बस 3। एक होता बच्चों लोग फेरॉन 12, एक होता बच्चों लोग C2Cl2, इसमें कितना क्लोरीन होगा, तो इसमें होगा 2 क्लोरीन। एक होता बच्चों लोग गार्ड में आप अगर हम लोग देखें बच्चों लोग, इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। इसके हर कार्बन पॉइंट पर क्लोरीन लिंक होता है, तो इसमें कितना क्लोरीन मिल गया हम लोग को बच्चों लोग, 6 क्लोरीन। आपका जो ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग बी। एक क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड था, और सारे एटम का, सारे कंपाउंड्स का अगर अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। इसका मतलब है जितना भी कॉमन नेम दिया हुआ NCERT में, उसको आपको याद कर लेना उसके स्ट्रक्चर के साथ, ताकि ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बना पाओ। हम लोग जल्द ही कॉमन नेम का स्ट्रक्चर और जो भी इम्पोर्टेंट NCERT में है टर्म्स, उसको हम लोग अपलोड करेंगे। तो इन सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलता है अगले। चलो, आपके सामने जेईई मेन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपके फिंकल्स्टीन रिएक्शंस लिया हुआ है। ध्यान देंगे, फिंकल्स्टीन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं NaI। यहाँ पे NaI नहीं लिख के I माइनस लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म करता है NaBr। इसका मैं सोडियम पी लिख रहा हूँ, तो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ध्यान देंगे, फिंकल्स्टीन रिएक्शन होता है क्या है कि आपका जो स्टोन है, स्टोन क्या होता है बच्चे लोग, एक पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट होता है। अब ध्यान देंगे, NaI और हम NaBr को कंपेयर करें, इसमें किसमें कोवलेंट फैक्टर ज़्यादा होगा, तो हम लोग फजल्स रूल का यूज़ करेंगे। तो I माइनस का साइज चूंकि लार्ज होता है एज कम्पेयर टू Br,
तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो आपका इसका ज़्यादा होगा। अब आपका जो सॉल्वेंट एसीटोन है, एसीटोन क्या होता है बेसिकली पोलर सॉल्वेंट है, ठीक। तो जो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा हाई होगा उसमें उसका सॉल्विटी ज़्यादा। ध्यान देना, अगर बात करते हैं एसीटोन में, तो एसीटोन में कौन ज़्यादा घुलेगा, तो बोला गया है NaI का जो सॉल्विटी होगा, सॉल्युबिलिटी वो NaBr से ज़्यादा होगा। इसका मतलब अब देखना एनसीईआरटी में यही बताया हुआ है कि जो NaBr यहाँ फॉर्म करता है तो वो इतना कम सॉल्युबल होता है कि पीपीटी के फॉर्म में फॉर्म यहाँ पर सॉलिड्स लिखा होगा। इन जो हमारा तो Br माइनस देख रहा है वो फ्री नहीं है, पीपीटी के फॉर्म में चला गया ड्यू टू लेस सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन। तो मेरा पहला ऑप्शन जो है Br माइनस कैन एक्ट एज ए कॉम्पिटिटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो बिहेव कर सकता है, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि Br माइनस जो है वो NaBr के सॉलिड फॉर्म में चला गया है। क्यों गया है? क्योंकि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर लो होता है, वो तो लो कोवेलेंट कैरेक्टर एसीटोन में सॉलिडिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन होता कि वाटर में सॉलिडिटी, तो वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट्स एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है वाटर, और इधर उसके बच्चे लोग अल्कोहल, इवन एसिड। इन सारे केस में अगर आप कंपेयर करते हैं ना, तो इस केस में आपका NaBr का सॉलिडिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Na, ठीक है। तो सॉलिडिटी इस केस में होता है NaBr इज मोर सॉल्युबल देन Na। उस केस में आपका Br माइनस न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी का हम बात करते हैं, तो सी में बोल रहा है कि रिएक्शन क्या ऑकर इन एसिटिक एसिड। ध्यान, एसिटिक एसिड जो होता है वो कैसा सॉल्वेंट होगा, वो हो जाएगा पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, चूंकि NaBr का सॉल्वेंटी ज़्यादा होगा तो इसमें Br माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और क्या होगा, आपको बैक अटैक कर देगा और रिएक्शन को रिवर्स में भेज देगा, रिएक्शन को रिवर्स में भेज देगा। यानी रिएक्शन एसिटिक एसिड में नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें Br माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस होता है SN2 तरीके से। यानी आपके पास क्या होता है, RCH2 I है, ठीक है, I यहाँ पे Br है, ठीक है, और I एज ए न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक कर रहा है। तो होता क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है जिसमें CH2 का जो Br का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव बनेगा, और I जो है, I का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसमें अटैक कर रहा होता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव बनेगा। तो इस तरह से SN2 रिएक्शन हो रहा है। अब वो ध्यान देना, यहाँ पे जो चार्ज था I पे फुली लोकलाइज था, और यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ जो चार्ज है इतने बड़े एरिया में फैल रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ चार्ज इंक्रीज कर रहा है बच्चों, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बी, देखो क्या लिखा हुआ है, द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द एबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एनायन। ये पॉइंट वैलिड है, क्यों, अभी हम लोग देख रहे थे ना कि आपका लोकलाइज एनायन में जो चार्ज है फुल्ली इसके ऊपर हो, और वही चार्ज बड़े एरिया में फैलेगा तो इसका पोलरिटी क्या होगा, तो पोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी जो ऑप्शन बी है, बी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार हम लोग ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं ना, सॉल्वेंट यूज इन द रिएक्शन सॉल्वेट द आयंस फॉर्म इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ध्यान देना, क्योंकि आपका प्रोसेस SN2 हो रहा है, SN2 रिएक्शन में आपका RD स्टेप ये हो रहा है, होने वाला है, तो आपका जो RD स्टेप में जो फॉर्म कर रहा है उसको सॉल्वेंट ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो पहले था रिएक्टेंट पार्टिकल था I माइनस, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो सॉल्वेशन यहाँ ज़्यादा होगा, ना कि ट्रांजिशन स्टेट, यानी RD स्टेप जो है उसमें सॉल्वेशन होगा। प्लस ध्यान देना,
और चीज़ ध्यान रखो, आपका जो सॉल्वेंट इसमें यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो आप? एसीटोन। एसीटोन जो है, एसीटोन को अगर आप देखोगे तो एसीटोन का नेगेटिव एंड कहाँ पे बच्चों लोग? नेगेटिव एंड है O पे और पॉजिटिव एंड है कार्बन पे। अगर इसको I को अगर हमको सॉल्वेट करना है, ये जो आरडी स्टेप है, यही इसका आरडी स्टेप है, तो इस स्टेप में अगर मेरे को I माइनस को सॉल्वेट करना है, तो कौन सा सेंटर सॉल्वेट करेगा? तो I पे चूंकि चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव सॉल्वेट होगा थ्रू पॉजिटिव। अभी जो पॉजिटिव है हमने ना, वो कार्बन का पॉजिटिव है, बगल वाले कार्बन से घिरा हुआ है, मतलब ब्लॉक हो चुका है। तो ब्लॉक हो चुका है तो फ्री नहीं है इंटरेक्शन करने के लिए। देखोगे तो पॉजिटिव को सारा दोनों कार्बन और उसके ऊपर जो H है उसको सराउंड करके रखा हुआ है। आपका जो पॉजिटिव सेंटर है एसीटोन सॉल्वेंट का, वो क्या है? ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटर एज हिंडर्ड। अगर हिंडर्ड होगा तो नॉट अवेलेबल फॉर सॉल्वेशन, नॉट अवेलेबल फॉर सॉल्वेशन। तो पॉजिटिव सेंटर फ्री नहीं है, तो वहां से सॉल्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका वो सेंटर जो नेगेटिव सेंटर है सॉल्वेंट का, वो फ्री है, यहाँ सॉल्वेशन हो सकता है। बट नेगेटिव सेंटर किससे सॉल्वेट करेगा? तो नेगेटिव सेंटर के लिए मेरे पास कटायन होना चाहिए। आपके आगे स्टेप में जो रिएक्टिव पार्टिकल है उसमें आपके पास मौजूद क्या है? आपके पास मौजूद इसलिए हम लोग ऑप्शन डी को सही नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑप्शन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों लोग, इसमें हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखे। SN2 भी सीखे हम लोग फिंकरस्टीन में सॉल्वेंट का रोल भी हमको समझ आया। और उसके अलावा सॉल्वेंट जो है SN2 में, अगर हम एसीटोन टाइप का सॉल्वेंट लेते हैं तो कब सॉल्वेशन करेगा और कब सॉल्वेशन नहीं करेगा, इसको हम सीख। तो इतने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहें, तो हम लोग नेक्स्ट